जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सम देख रहे थे। उसमें अब तक 11 तक के सम्स किए और आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अब तक हमने देखा सब मिक्स क्वेश्चन, अब तक की सभी एक्सरसाइज की मेथड मिक्स थी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी वो भी सब मिक्स था। अब उनके हिसाब से ही हमें ये सम्स करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, गिवन ए प्रॉब्लम इज मैथमेटिक्स इज गिवन टू तान्या, कतन एंड केतकी टू सॉल्व वन मैथ्स की प्रॉब्लम तीनों को दी गई है सॉल्व करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम करेक्टली आर 2/3, 3/4, 1/2 रेस्पेक्टिवली। तीनों की प्रोबेबिलिटी है कि अगर तान्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ओके, कतन सॉल्व कर पाता है तो 3/4 एंड केतकी सॉल्व कर पाती है वो 1/2 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब कोई भी सॉल्व करे, वो तान्या करे, कथन करे या कीर्ति करे, सॉल्व करे, कोई भी सॉल्व करे। कोई भी सॉल्व करे तो हो सकता है कि तीनों सॉल्व करें या तीनों में से कोई दो सॉल्व करें या कोई भी सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम। ओके, कोई भी एक सॉल्व करे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए कि कोई वन सॉल्व करे या हो सकता है कोई दो सॉल्व करे या भले ही तीनों सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो यहाँ एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब यूनियन। यहाँ 3 पर्सन है, तान्या, कथन और कीर्ति। तीनों को ABC अगर सपोज करें तो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। क्या? A यूनियन B यूनियन C। ओके, के लिए एक फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला है PA + PB + PC माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारी फॉर्मूला। ओके, जिनमें से ABC इन तीनों की वैल्यू है हमारे पास, तीनों सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब तान्या को A, कथन को B और कीर्ति को C सपोज कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरसेक्शन, जो ये इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ABC तो है बट इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं है। ओके, अब ध्यान देना, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है। पहले कुछ मेथड हमारी ऐसी थी कि जिसमें जब इंटरसेक्शन की वैल्यू ना हो तो हम लोग इनकी वैल्यू लिखते ही नहीं थे, खाली इनकी वैल्यू लिखकर तीनों का प्लस कर देते थे। वो तब होता था जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि देयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तब इंटरसेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तब इन तीनों का प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो ये 3 इवेंट हैं वो 3 इवेंट हमारे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर मैं लिख के आपको बताती हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, मतलब ऐसे इवेंट जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। यहाँ मेंशन नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन तान्या, कथन और कीर्ति सॉल्व कर रहे हैं। तीनों अपने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, तीनों को एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसे जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तब उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? PA इंटरसेक्शन B, इस तरह से PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू P
बी। ओके, दोनों इवेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है तो हो जाता है पी ए इंटू पी बी। अगर बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है, बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है तो हो जाता है पी बी इंटू पी सी। या ए इंटरसेक्शन सी हमें ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन सी हमें ढूंढना है तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी सी। ओके, या इंटरसेक्शन तीनों का, तो तीनों का मल्टीप्लाई, ये वन न्यू पॉइंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी हो वो मेंशन नहीं होगा, हमें खुद समझना है तीनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तब कभी इंटरसेक्शन फाइंड करना हो अगर फॉर्मूला में, तो इस तरह से जब दिया हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तीनों का प्लस करते हैं, इंटरसेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्सक्लूसिव मेंशन नहीं है तो ये पूरी फॉर्मूला आएगी और यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अब इस फॉर्मूला में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरी फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो उसके लिए पहले ये सभी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी। तो यहाँ फाइंड करेंगे, सबसे पहले मेंशन करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम। ओके, तो अब हम इसको इवेंट ए, अगर तान्या सॉल्व कर रही है तो उसके लिए पी ए माने और उसकी वैल्यू है 2/3। फिर दूसरा इवेंट बनाएंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लिख के बताएंगे कैसे। पहले इसको डिलीट करते हैं, नहीं तो अगले पेज पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखकर हम सॉरी पेंसिल probability that problem solved by नंबर क्या है पहला, तान्या, सॉल्व्ड बाय तान्या। ओके, अगर तान्या सॉल्व कर रही है तो पी ए इज इक्वल टू माने और उसकी वैल्यू है 2/3। ये हमें गिवन है, हमें कहीं कुछ फाइंड नहीं करना। ओके, फिर इसका दूसरा इवेंट बनाएंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय कथन। तो उसके लिए कथन अगर सॉल्व कर रहा है तो उसे पी बी मानेंगे। पी बी इज इक्वल टू जो दिया है 3/4। ओके, और तीसरा इवेंट यानी कि पी सी, नहीं यहाँ पर नहीं लिखना है, तीसरा इवेंट उसमें लिखेंगे probability that problem solved by, थर्ड पर्सन कौन है, कीर्ति। ओके, कीर्ति अगर सॉल्व करती है तो उसे पीसी कितना हो जाएगा यहाँ पर माने जो दिया है 1/2। ये सभी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है, हमें कुछ भी यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। ओके, ये तीनों इवेंट दिए हैं ए बी सी। अब इसके ऊपर से ये सब हमें ढूंढने हैं, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर फाइंड किया जाएगा पी ए इंटू
पी बी। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पी ए कितना है 2/3 और पी बी है 3/4। तो 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 1/2। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 1/2। फिर दूसरा हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो उसके लिए पी बी इंटू पी सी। तो पी बी की वैल्यू है 3/4 और पी सी की वैल्यू है 1/2। ओके, कोई कट नहीं रहा यहाँ पर, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, नाउ तीसरी वैल्यू ढूंढनी है पी ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी सी। ओके, तो पी ए की वैल्यू है 2/3 और पी सी की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया 1/3। और आखिरी में ढूंढना है तीनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ओके, ये हो गया तीनों का इंटरसेक्शन। तो पी ए की वैल्यू 2/3 है ना, पी बी की वैल्यू 3/4 और पी सी की वैल्यू 1/2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4। ये हो गया सबका इंटरसेक्शन। ओके, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब वैल्यू मिल गई। अब फाइनल फॉर्मूला में पुट करेंगे कि अगले पेज पर चलना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय at least one of them ओके, तो सभी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हम सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारी? फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो सभी की यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पी ए है 2/3, पी बी 3/4, पी सी 1/2, ए इंटरसेक्शन बी 1/2 माइनस 3/8 माइनस 1/3 प्लस 1/4। सिंपली सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कंबाइन एलसीएम करेंगे। ओके, इतनी बड़ी वैल्यू का एलसीएम करना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखें। सभी का एलसीएम, इन सब का एलसीएम कैसे करेंगे? देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा नंबर है 8। तो 8 की टेबल बोलेंगे, जैसे
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 किसी में आता है? नहीं आता। 8 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 किसी में आता है? नहीं। 8 3 ज़ा 24, 24 किसी में आएगा? हाँ आएगा, मतलब 24 इसका एलसीएम हुआ। सबसे बड़ा नंबर उसके मल्टीपल करते जाएंगे तो वो एलसीएम मिल जाएगा 24। तो इसका एलसीएम 24, सबको 24 बनाना है, इन सबको डेनोमिनेटर्स को हमको 24 बनाना है। ओके, तो 4 को सबसे पहले 3 को 24 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से करेंगे, ऊपर नीचे। फिर 4 को 24 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 2 को 12 से, 2 को फिर 12 से। ओके, 8 को 3 से, 3 को 8 से और 4 को 6 से, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 24 हो जाए। ओके, तो सबको जो नीचे लिखा है उन सबको इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 से ही नीचे और 8 से ही ऊपर। तो आंसर क्या आएगा देखो, 16/24 प्लस 18/24 प्लस 12/24 माइनस 12/24 माइनस 9/24 माइनस 8/24 प्लस 6/24। इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 23/24। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, कोई भी एक लो उसकी प्रॉब्लम 23/24। तो ये था इंडिपेंडेंट इवेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 एक स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है। पर्सन ए कैन हिट अ टारगेट इन 3 out of 5 attempts, where person B can hit a target in 5 out of 6 attempts. If both of them attempt simultaneously, find the probability that the target is hit. यहाँ पर पर्सन ए और बी दोनों कोई टारगेट को हिट कर रहे हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, ए है 3 out of 5, मतलब 5 में से 3 बार टारगेट पे हिट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। ओके, पर्सन बी के लिए भी 5 out of 6, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द टारगेट इज हिट, टारगेट को लगना चाहिए, तो वो तो किसी से भी कोई एक टारगेट को हिट करे तो भी सही है, या फिर दोनों हिट करें तो भी सही है। तो इसके भी एटलीस्ट की कंडीशन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी मिलेगी, इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय at least one of them, दोनों में से कोई एक का भी टारगेट पे लगे तो भी ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी एटलीस्ट मतलब क्या? एटलीस्ट मतलब यूनियन, तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी, ओके, फाइंड करना है। और ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होती है हमारी? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसमें ए और बी इवेंट दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन नहीं है, ये हमें ढूंढना है। जब मेंशन हो एग्ज़ाम में एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इंटरसेक्शन नहीं ढूंढना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नहीं आता,
जब मेंशन ना हो तो हमें इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी पर्सन ए और बी अलग अलग हिट कर रहे हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी है, इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी हम पहले यहाँ पर लिख दें। प्रोबेबिलिटी ये आपको लिखना ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए can hit the target P A is equal to 3/5, ये हमें गिवन है। ओके, पर्सन ए टारगेट को हिट कर रहे हैं, वो PA इज इक्वल टू 3/5। वैसे ही बी के लिए probability that person B can hit the target is equal to PB hit the target 5/6। ओके, और अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन B में PA इंटू PB इज इक्वल टू, PA की वैल्यू है 3/5 इंटू PB की वैल्यू है 5/6। ये हो गया कट, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आंसर आया 1/2। ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन। तो यहाँ फॉर्मूला में लिखा जाएगा अब probability that target is hit by at least one of them। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है ना, इसके हिसाब से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो PA क्या है, PA है हमारा, ये इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो PA यहाँ पे लिख देती हूँ, PA यूनियन B, तो PA क्या है 3/5 प्लस PB है 5/6 और इंटरसेक्शन है। ओके, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। इनके सॉल्यूशन के लिए एलसीएम 5 6 और 2 का एलसीएम तो 30, 5 6 और 2 का एलसीएम होगा 30। मैंने बताया था ना, बड़ा नंबर 6 है, बड़ा नंबर 6 है, उसकी टेबल बोलते जाओ, जो नंबर सब में आता हो, जो नंबर सबसे डिवाइड होता हो, 30 है ना, 6 5 जा 30, तो 35 की टेबल में भी आता है, 32 की टेबल में भी आता है, इसलिए 30 हमारा एलसीएम। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से करो और 2 को 15 से, है ना, तभी तो 30 आएगा, क्योंकि सभी को यहाँ पर 30 बनाना है, बिकॉज एलसीएम कितना आ रहा है 30। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18/30 प्लस 25/30 माइनस 30/15। ओके, सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28/30। इसे कट कर दो तो आंसर आएगा 14/15। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये बिल्कुल 12 की तरह ही था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, पर्सन ए स्पीक ट्रुथ इन 90% केसेस वेयर ए person B speaks truth in 80% cases. Find the probability that person A and B differ in starting same effect। दिया है कि पर्सन A और B, A 90% ट्रुथ मतलब सच बोलता है, 90% वो सच बोलता है, मतलब 10% वो झूठ बोलता होगा। A पर्सन B 80% केसेस में वो सच बोलता है, मतलब 20% केसेस में वो झूठ बोलता होगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्सन ए एंड बी डिफर इज स्टेटिंग सेम इफेक्ट।
कोई एक ही बात पर दोनों का व्यू डिफर होना चाहिए। मतलब एक ही बात के लिए पर्सन ए सच बोलता है तो बी झूठ बोले, या तो फिर पर्सन ए झूठ बोलता हो तो पर्सन बी सच बोले। मतलब इसमें अगर हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लिखेंगे probability that person A and B differ in same fact, ओके। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर, इस तरह से इसको हम समझेंगे। पर्सन ए speaks truth and person B speaks lie। या तो फिर और, यहाँ पे लिख देंगे और, पर्सन ए स्पीक्स लाई, पर्सन ए speaks lie and person B speaks truth, ओके। और ये कंडीशन आएगी दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मतलब अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है ना, या पर्सन ए झूठ बोल रहा है तो पर्सन बी सच बोल रहा है। मतलब कि दोनों कभी भी एक काम नहीं करेंगे, अगर एक झूठ बोलेगा तो एक सच, अगर एक झूठ बोलेगा तो दूसरा सच, इस तरह से, ओके। तो सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। एंड और आ रहा है तो पहले जो ये चार चीज़ें हैं, ये चारों इवेंट पहले फाइंड करेंगे। चारों इवेंट को ABCD नाम देने होंगे और उसके बाद एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे probability that person A speaks truth, तो ये हो जाएगा PA, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 0.90, क्यों? क्योंकि 90% है, तो 90% को हम 90/100 करते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको हम 0.90 कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके। ए सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी PA यानी कि 0.90, ओके। तो वहीं अगर ए झूठ बोलता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए नहीं लिखा है यहाँ पे, पर्सन ए स्पीक्स लाई, ओके। पर्सन ए स्पीक्स लाई, अगर वो झूठ बोलता हो तो ए डैश हुआ, है ना, ए डैश हुआ बराबर ए डैश होता है 1 माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.90, तो ए डैश होगा 0.10, है ना, क्योंकि वो 90% सच बोल रहा है तो 10% ही तो झूठ बोल रहा होगा ना, तो इसलिए ए डैश हो जाएगा 0.10, ओके। सीधा भी समझे तो 90% वो सच बोलता है तो 10% वो झूठ बोलेगा, तो ए डैश हो गया 0.10। वैसे ही उसके लिए भी कह सकते हैं, बी के लिए भी, कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बी स्पीक्स, पहले क्या बोल रहा है वो, स्पीक्स ट्रूथ, पहले चलो ट्रूथ ले लेते हैं पहले, ठीक है। पर्सन बी स्पीक्स ट्रूथ,
ट्रुथ। अगर बी सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पी बी इज इक्वल टू 80% दिया है तो वो हो जाएगा 0.80। ओके, अब वो सच बोलता है और प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बी स्पीक्स लाई तो वो 80% सच बोल रहा है तो 20% वो झूठ बोलता होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन, यहाँ पर ये बी था, ओके, पर्सन बी स्पीक्स लाई तो लाई के लिए पी डैश इज इक्वल टू 0.20। ओके, तो पी डैश 0.20 वो इतने % झूठ बोल रहा है और ये चारों क्लियर दिए हुए हैं। ओके, ये सब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए एंड बी डिफर इन सेम फैक्ट, तो ये ब्रैकेट में यहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें ब्रैकेट में लिखनी होंगी, जो ये हमने रफ में करवाया है वो आप यहाँ लिखेंगे कि पर्सन ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, और अगर पर्सन ए झूठ बोल रहा है तो पर्सन बी सच बोलेगा। ये आपको यहाँ पर लिख के फेयर में शो करना है। ओके, तो पर्सन बी सच बोलेगा, मतलब आंसर में अगर ए सच बोल रहा है तो इसके लिए आगे चलते हैं। पी ए इंटू पी बी डैश, ठीक है। ये देखो ये कैसे आएगा, एक बारी आपको बताते हैं फिर से। ये देखो पर्सन ए स्पीक्स ट्रुथ तो उसके लिए पी ए, ओके, और अगर पर्सन बी स्पीक्स लाई तो उसके लिए 0.20 यानी कि पी बी डैश, ये दोनों एक साथ लेंगे। और फिर ये पर्सन ए स्पीक्स लाई 0.10 और पर्सन बी स्पीक्स ट्रुथ ये इसके साथ है ना। यहाँ पर देखो ए के लिए ये आया पी ए इंटू स्पीक्स लाई, कौन, बी स्पीक्स लाई तो इसके लिए पी बी डैश, ऐसे ही करेंगे ना हम, ठीक है। जो पीछे मैं कर रही हूँ सम वो इस तरह से। उसके बाद पर्सन ए स्पीक्स लाई तो इसको पी ए डैश एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और पर्सन बी स्पीक्स ट्रुथ वो हो जाएगा पी बी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। पी ए इंटू पी बी डैश और पी ए डैश इंटू पी बी। ओके, तो इस तरह से अब हम वैल्यू पुट कर देंगे बस, प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। ओके, तो आपने समझ लिया ना, मैंने अभी आपको समझाया, एक बार दोबारा बताती हूँ। पर्सन ए स्पीक्स ट्रुथ तो पी ए इंटू पी बी डैश मतलब पर्सन बी स्पीक्स लाई, और यहाँ पर पर्सन ए स्पीक्स लाई तो पी ए डैश है ना, पर्सन ए स्पीक्स लाई तो ये पी ए डैश, और पर्सन बी स्पीक्स ट्रुथ तो उसके लिए पी बी, ये रहा, है ना। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, सबकी वैल्यूज़ रख देंगे। पी ए है 0.90, पी बी डैश है 0.20, पी ए डैश है 0.10 और पी बी है यहाँ पर 0.80। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.18 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.08 और यहाँ पर आ जाएगा 0.26। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.26। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है और इजी सम है। दिया है कि 3 इवेंट्स ABC ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इसमें दिया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट
इवेंट है। ओके, जहाँ ए बी सी की वैल्यू है 0.2, 0.3, 0.5, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, और ये वैल्यूज़ हमें गिवन है और उसके लिए फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी वाला, है ना, बड़ा वाला फॉर्मूला। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा फॉर्मूला। ओके, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू दी गई है, इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो इसमें क्लियर है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी यूनियन ढूंढने के लिए पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे। उसके लिए पी ए इंटू पी बी, तो पी ए की वैल्यू 0.2, पी बी की वैल्यू 0.3। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई 0.06। ओके, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके लिए पी बी इंटू पी सी, तो पी बी की वैल्यू है 0.3 और पी सी की वैल्यू है 0.5, दोनों का मल्टीप्लाई 0.15। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी यानी कि पी ए इंटू पी सी, तो पी ए है 0.2 और पी सी है 0.5, तो इसका आंसर आएगा 0.10। ओके, और अब ये वाली वैल्यू, ये सबका इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे फाइंड कर देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, सबकी वैल्यूज़ रख देंगे। पी ए की वैल्यू है 0.2, पी बी की वैल्यू है 0.3, पी सी की वैल्यू 0.5, सबका मल्टीप्लाई तो 0.03। ये आ गई सभी की वैल्यूज़। ओके, अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सिंपली फार्मूला आप खुद लिख लेना, 0.2 पी ए पी बी और ये हो गया आपका पी सी की वैल्यू, माइनस उसके बाद क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.06 माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0.15 माइनस ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0.10 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू प्लस 0.03। सबका प्लस माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.72। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो उनके ऊपर से हमने ये सिंपल मेथड से टेबल वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 1.5 में क्वेश्चन 2 नहीं,
तीनों का इंटरसेक्शन कर दिया, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में ये हमारा हुआ कंप्लीट हुआ। आज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद 1.5 करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।